नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपको अगर समन कलकत्ता कोर्टों से आपको समन आ रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है और उस समन को आपको कैसे रीड करना है, ये आपको आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने अलग-अलग कोर्टों के समन को रीड कैसे करना है और वो समन के ऊपर आपको कैसे रिएक्ट होना है, कैसे आपको कोर्टों में अपीयर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। आज जो सब्जेक्ट है या जो वीडियो बन रहा है वो कलकत्ता कोर्टों से समन जो आ रहे हैं, बस समन आपको रीड कैसे करना है, समझना कैसे है, इसके लिए मैं आपको ये वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ। ये वीडियोज़ टोटली एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं चाहता हूँ कि जिनके पास ये समन आते हैं, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फेक समन है, वो गलत है, रिकवरी एजेंट्स ने बनाए होंगे। ऐसे समझ के वो समन पे कोर्टों पे अपीयर नहीं होते, ना अपने वकील साहब को अपीयर करते हैं। तो फिर दिक्कत ये होती है कि वहाँ से उनको अरेस्ट वारंट भी निकलता है, अरेस्ट वारंट निकलने के बाद पुलिस घर पे आ जाती है, फिर दिक्कतें आगे जाके फिर फेस करनी पड़ती है। फिर ऐन मौके पर आपको वकील साहब ढूँढने पड़ते हैं और फिर वहाँ पे जाके वारंट कैंसल करके बेल लेनी पड़ती है। ये सारी प्रक्रिया होती है, तो आज मैं आपको ये वीडियो में यही सारी चीज़ें समझाऊँगा। बहुत सारे जो मोस्टली जो लोग हैं, जो लोन बोरावर है, जो अपनी ईएमआई नहीं भर पाए हैं, इन लोगों को ज़्यादातर ये कलकत्ता कोर्टों से जो है समन आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं अपने इस आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये इसको रीड कैसे करना है। अब सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मोहर लगाई है कोर्ट की। यहाँ पे इस कोने में आपका यहाँ पे नंबर रहेगा, केस नंबर। आप चाहिए तो इस केस नंबर को ई कोर्ट वेबसाइट पे डाल के आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये समन बराबर है, आपका नाम वहाँ पे शो कर रहा है, जेन्युइन है या फेक है, ठीक है? इस साइड में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो भी कंपनी होगी जैसे कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया होगा, तो इस कंपनी का नाम यहाँ पे शो अप करेगा वर्सेस यहाँ पे नीचे आपका नाम रहेगा। मैंने अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पे हाइड कर दिया है। यहाँ पे समन टू एन एक्यूज पर्सन, ठीक है, सेक्शन 63। मैंने जैसे कि अपने पहले भी वीडियो में बताया है, सेक्शन 63 मतलब अदर स्टेट के जो अक्यूज होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको अपने स्टेट में बुलाने के लिए, मतलब कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में आता है, तो उस साइड में बुलाने के लिए ये सेक्शन 63 का जो है सेक्शन है, इसमें जो है समन इशू किया जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा। मैंने अपने क्लाइंट का यहाँ पे हाइड कर दिया है, आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा। अब यहाँ पे चार्ज ऑफ स्टेट ऑफ ऑफेंस चार्ज वेयर योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अंडर सेक्शन 25-27 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। मतलब 25 और 27 क्या कहता है, आपकी ईसीएस बाउंस हुई है और इस ईसीएस बाउंस के लिए एक एक्ट बना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। इसमें ये धारा के अंदर कोई कंप्लेन ईसीएस बाउंस होता है तो जो भी अग्रीड पार्टी पार्टी होती है, जैसे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी, वो इस धारा में जो है केस फाइल कर सकती है। ईसीएस की केस आपके अगेंस्ट फाइल करके आपको वो कोर्ट में बुला सकती है। ये धारा है सेक्शन 25 अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की, ईसीएस बाउंस के लिए, ठीक है? ये तो आपको सभी लोगों को पता ही होगा। You are hereby to required to appear in person by इन पर्सन। अब देखिए, ये इन पर्सन बाय प्लीडर, मतलब आप इन पर्सन अपेयर हुई है या फिर प्लीडर के थ्रू अपेयर हुई है। अब प्लीडर क्यों बोला गया है? प्लीडर मतलब आपके थ्रू आपके वकील साहब भी वहां पे अपेयर हो सकते हैं। आप इन दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद आइए, एक तो आपके वकील साहब को भी भेजिए, ठीक है? आपके वकील साहब के पास आपका वकालतनामा दीजिए और वो वकील साहब आपके बिहाफ में वहाँ पे आर्गुमेंट्स करेंगे, कोर्ट से जो भी आगे की ट्रायल जो है चलाएंगे, कोर्ट से आपको टाइम निकलवा के देंगे, कोर्ट से आपके साथ आपके लिए सेटलमेंट भी करा के, वो सामने वाले एडवोकेट के साथ वो बात करके आपके लिए वो सेटलमेंट भी करा के देंगे। यहाँ पे मैं बस मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत सारी जो कंपनियां होती है दोस्तों, वो सेटलमेंट नहीं करती,
ना सेटलमेंट करना चाहती है, बट केसेस करते रहती है ताकि उनको बड़ी अमाउंट मिल पाए, बड़ा सेटलमेंट अमाउंट वो रिकवर कर पाए। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जब भी हम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हम कोर्ट में भी सेटलमेंट कराते हैं। और कोर्ट में जैसे कि आपने एडवोकेट दिए तो सामने वाले पार्टी मान लो भी बैंक या एनबीएफसी के जो भी वकील होंगे, उन वकील साहब से हम बात करते हैं, और बात करके आपका जो भी एक सेटलमेंट अमाउंट पे हम लाके आपको, जब आपने उसका पेमेंट किया तो हम वहाँ से आपका केस विड्रॉ करते हैं। अब बहुत सारी बार ये भी होता है कि दोस्तों आप सेटलमेंट कर लेते हैं, बट ये केस वैसे की वैसे पेंडिंग रहता है। बट जो है बहुत सारी बैंक जो एनबीएफसी कंपनी है, सेटलमेंट होने के बाद भी केसेस पेंडिंग रहती है। वो जल्दी विड्रॉ नहीं करती। तो हमें एक काम करना पड़ता है अपने वकील साहब के द्वारा, वो जो केस पेंडिंग है, वो केस को आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है, या फिर सामने वाले पार्टी को कह के उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो आपका सेटलमेंट लेटर, एनओसी, पेमेंट ट्रांजेक्शन आप अगर अपने वकील साहब को देंगे तो वहाँ पे वकील साहब वो कोर्ट में सबमिट करेंगे और केस को जो है वहाँ से डिस्पोज ऑफ कराएंगे। वो जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर केस क्लोजर का जो ऑर्डर है, कैंसिल होने का जो ऑर्डर है, वो आपको वहाँ से लेके देंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये समन को और क्या कैसे पढ़ना है। एज यू आर हेयर बाय टू अपेयर इन पर्सन और प्लीडर हमारा हो गया। आप खुद भी अपेयर हो सकते हैं या तो अपने वकील साहब के द्वारा अपेयर हो सकते हैं। ऑन कब अपेयर होना है? 2/5/2026 को सुबह 10 बजे आपको अपेयर होना है। मतलब आपको 2 मई 2026 को इस तारीख को 10 बजे आपको पहुंच जाना है। ये आपको यहाँ पे समन में लिखा होता है। अब यहाँ पे नीचे डेट कब इशू किया, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब का साइन और सारा स्टैम्प वगैरह कोर्ट का रहेगा। और उसके बाद जो है ये समन बाय पोस्ट या फिर बाय पुलिस इंस्पेक्टर या नियर आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा ये समन जो है आपके पास पहुंच जाता है। ज़्यादातर ये जो समन है आपको बाय पोस्ट से ही आ जाता है। बाय पोस्ट से जब भी ये समन आता है और आप दोस्तों अपीयर नहीं होते, इस तारीख को मान लो आपने अपीयर नहीं किया, तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन रखा होता है और वो एप्लीकेशन ग्रांट हो जाता है, वो होता है वारंट का। मान लो आप समन पे नहीं हाजिरी लगाते तो तुरंत दूसरी तारीख को वारंट आपके अगेंस्ट जो है बेलेबल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट ये लोग क्या करते हैं, इशू कर देते हैं। अब जैसे वारंट इशू हो गया तो आपके नज़दीकी थाने में वो वारंट आएगा, वहाँ से पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, आपके ऑफिस पे आएगा जहाँ पे एड्रेस दिया होगा, और ये समन आपको पहुँचाएगा, सॉरी वारंट आपको पहुँचाएगा। और अगर बेलेबल होगा तो वहीं से पुलिस स्टेशन से ही आपकी बेल हो जाएगी। नेक्स्ट तारीख को आपको अपीयर होना होगा। और अगर नॉन बेलेबल होगा तो ज़्यादातर क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे भी आपका सोल्यूशन निकल सकता है। थोड़ा बहुत पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करके कोर्ट में पहुँच के आपको ये वारंट कैंसलेशन करना पड़ता है या फिर उसको रिकॉल करवाना पड़ता है, तब जाके जो है ये प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है। क्या है, इतना सारा इमरजेंसी होने तक आपको राह नहीं देखनी दोस्तों। मैंने इसीलिए ये सीरीज़ बनाई है, अलग अलग कोर्ट से जब भी समन आता है आपको इसको इग्नोरेंस नहीं करना है, अपने वकील साहब के द्वारा एटलीस्ट अपीयर होके टाइम ज़रूर ले लेना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों से के पास कलकत्ता से वो समन आ रहे हैं, वारंट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। आप ये बात याद रखना कि आपको समन को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो अगली जो डेट पे आपके खिलाफ वारंट निकलने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे समन आते हैं और आपको कलकत्ता के एडवोकेट चाहिए होंगे, वहाँ के एडवोकेट चाहिए होंगे, तो हम भी उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे पैनल लॉयर है, चाहे कलकत्ता हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, बहुत सारी जगहों पे हमारे एडवोकेट्स, पैनल एडवोकेट्स काम करते हैं हमारे लॉ फर्म के अंडर। अगर आपको मान लो कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो मेरे से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से मेरा नंबर लेके मुझे आपके पास वाला जो समन है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तो मैं आगे की प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।